नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में ईआरसीपी और बिजली कटौती में विपक्ष के आरोपों के बीच घिरी सरकार की तरफ से विपक्ष को पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। सीएम भजनलाल ने सदन में कोयला संकट पर बात रखते हुए कहा कि आपके भी पड़ोसी थे, लेकिन आप काम नहीं करा पाए। हमने आकर छत्तीसगढ़ सरकार से बात की और उन्होंने हमारा काम कर दिया। ग्रामीण शहरी आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी, आहा कितनी बड़ी बात आई है। अरे भाई जी, हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं। अरे हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हमको उसका फायदा लेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी तो था, अरे छत्तीसगढ़ में तुम्हारा ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिए आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है। अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना। हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया। रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। ये होता है। अरे आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। अरे ऐसा क्या कर सकते हैं भाई? आपको लाना, लेकिन हुआ क्या? उसमें सौदा हुआ। सौदा यह हुआ कि साइड कोयले की कोई सी थी, साइड को दूसरी बता दिया। साइड को दूसरी बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उसमें आ रहा है कोयले में मिट्टी, कोयले में पत्थर। अब वो पत्थर और मिट्टी आएगा तो वो बिजली उत्पादन करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट है वो 56, 54, 53% बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो कितना कर रहे हैं? 75, 74, 76। भाई ये अंतर 20 का क्यों है? अरे आपको देखना चाहिए अंतर क्यों है। हमने तो अभी भी देखा है। हमने कहा है उनसे अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उससे थोड़ा बहुत 1%, 2% कम हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जाती है, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कोई देखने वाला नहीं था? क्या कोई समझने वाला नहीं था? कोई है प्लांट, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55% पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75%, 74% पैदा हो रही है। ये कौन सा अंतर है? ये कौन सा घोटाला है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई। इसमें भी घोटाला है। एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई। अब हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केंद्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति हमने सुचारू की है। और उसमें भी मैं बताना चाहता हूं, अब कहोगे जो हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है उससे हमारा है सस्ती रेट में आ रहा है। अगर कोयला हमें नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है। आपके ही उसमें है वो 40% महंगा। बिजली वालों से पूछ लीजिए, 40% महंगा आता है। 40% महंगा, 40% महंगा वो कोयला कोल इंडिया से आता। 40% महंगा कोयला है? कौन? आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो आपको कर रहा हूं ना, मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? सचिन पायलट ने भाजपा और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने भजनलाल सरकार को कंफ्यूजन वाली सरकार कहा है। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पर एमओयू सदन में स्पष्ट करने की मांग की। पायलट ने लोकसभा चुनाव के लिए गठित विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी खुलकर अपनी बात कही। इस सरकार को बने 1.5-2 महीने हुए हैं। अभी पूरे पंचायतों में काम ठप है। कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा, खाते सीज कर दिए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। सरकार बनने में समय लगा, मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, मंत्री बनने में और समय लगा, मंत्री को डिपार्टमेंट देने में और समय लगा। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं विकास प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं, वो पुरजोर शोर ऑलरेडी चालू हैं। लोकसभा चुनाव मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो जनता के मुद्दों को लेकर हमें चुनाव लड़ने चाहिए। और बीजेपी को अपने 10 साल उनको हो गए सत्ता में लगातार,
पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी है। इस 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने इन 10 सालों में कितनी गरीबी को ख़त्म किया है, कितना कालाधन समाप्त किया है, कितने रोज़गार दिए हैं, कितना निवेश आया है, चिकित्सा, बिजली, अस्पताल, इन सब चीज़ों पर अगर रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी तो स्वतः ही निर्णय करेगी कि किसने काम बेहतर किया। लेकिन भाजपा की कोशिश ये रहती है, जैसा आपने देखा चंडीगढ़ में जो हुआ, जो बहुमत के साथ पर्ची का वोट पड़ा उसको अधिकारी खुद ही खारिज करके उस पर लिख रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इससे घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आप एक छोटे चुनाव के अंदर सरकार का दबाव इस्तेमाल कर कर लोकतंत्र में वोट पड़े हैं, बहुमत स्पष्ट है, सब मतदाता खड़े हैं जो 20-25 बहुमत वाली हमारी वोट थी सारी, उस पर खुद जानबूझ के उन वोटों को ख़राब कर रहे हैं। इससे बहुत संकेत लोगों के जहन में जाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक खतरा पैदा हो रहा है। मैं मानता हूं कि 70 साल में जिन संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, उन संस्थाओं को मजबूत बना रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश की जो संस्थाएं हैं, उनसे अगर जनता का विश्वास उठ जाएगा तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान देश का, समाज का होगा। इसलिए 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। और जो हाल ही में हमारा इंडिया गठबंधन बना है, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी पाला बदल गए एक बार फिर और बीजेपी के साथ चले गए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है, जो हमारा सीट शेयरिंग है, जो हम इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर सामने आए थे, उसमें कहीं को फ़र्क पड़ेगा। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा लगातार चल रही है। 2 दिन की यात्रा राजस्थान में भी होगी, लेकिन अभी वो 4-5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ भी यात्रा आएगी उड़ीसा जाने के बाद। वो जो रिस्पांस मिल रहा है बिहार में, जहां कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन आज धरातल पर हजारों हजार लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस बात से भाजपा भयभीत है और राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठाए हैं वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और उन्हीं इश्यूज़ को पब्लिक पसंद करी, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी 400 पार हो जाएगी। नहीं, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये इस देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया उसका सबने स्वागत किया है। और प्रभु श्री राम का अगर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें सबको खुशी है, सब उसमें शामिल हैं। लेकिन उस निर्माण का श्रेय लेना, भगवान राम को सीमित कर देना, भगवान राम कण कण में है, रोम रोम में है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, भगवान राम के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अब इतना व्यापक स्वरूप किसी भगवान का हो, सबकी आस्था उसमें हो, और राम किसी एक दल, एक समुदाय, एक सरकार, एक नेता, एक पार्टी, एक देश के नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हैं। तो उनको सीमित कर देना और उस पर राजनीति की दृष्टिकोण से उसको देखना, उसको मैं गलत मानता हूँ। इसलिए पब्लिक इश्यूज़ को लेके जज्बातों से परे हटकर वास्तविकता में चुनाव लड़ें, मुद्दों के आधार पर, इश्यूज़ के आधार पर चुनाव लड़ें। और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस राजस्थान में बहुत बेहतर होगा इस बार। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली, तो अब क्या मुद्दे हैं जिनके बीच लोकसभा? अभी सरकार को बने 1.5-2 महीने हुए हैं। अभी पूरे पंचायतों में काम ठप है, कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा, खाते सीज कर दिए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। पुरानी सरकार के जो काम हमने सैंक्शन किए वो रोक के बैठे हुए हैं। सरकार बनने में समय लगा, मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, मंत्री बनने में और समय लगा, मंत्री को डिपार्टमेंट देने में और समय लगा। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं विकास प्रभावित हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि जो आपने वादे किए उनको पूरा करिएगा। अब घोषणाएं हो रही हैं, ERCP पर जो कल चर्चा हुई, वो चर्चा अधूरी रही ना, क्योंकि वो जो MOU साइन किया है उसको सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। उस पर चर्चा करें। विवाद और संवाद होता है जब कुछ डॉक्यूमेंट सामने आएगा। और प्रदेश का हित सर्वप्रिय है, इसमें कोई दल, किसी की दुश्मनी, किसी की दोस्ती, किसी नेता, किसी सरकार आड़ी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को सिंचाई का पानी, पीने का पानी और इंडस्ट्री का पानी, और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि एक बेहतर कारगर समझौता होता और वो एक पारदर्शी तरीके से जनता से हम उसका शेयर करना चाहिए। लेकिन घुमा फिरा के पानी पर्याप्त मिलेगा, आश्वासन मिला है, कब तक होगा, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। जो इतने सालों से मामला लंबित था उसको सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह समाप्त कर एक जनता में भ्रम फैलाने का जो काम किया है उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का गुरुवार को आगाज हो गया। आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि आज JLF ने ही देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना ली है। राजस्थान और खासकर जयपुर के टूरिज्म को निश्चित रूप से इस फेस्टिवल से बूम मिलेगा।
प्रदेश में लगातार बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू किया है। पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों को चिन्हित कर और साइबर ठगों की सूची तैयार की है। सूची के आधार पर पूरे प्रदेश में एक साथ साइबर ठगों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस मुख्यालय से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान में कुछ ही दिनों के अंतराल में आईपीएस अफसरों के तबादले की एक और सूची जारी कर दी गई है। बुधवार को 13 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें राजीव कुमार शर्मा को एसीबी में डीजी के पद पर लगाया गया है। राजस्थान में 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ करार किया है। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्यवाही कर चालान करेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा के बाद अब 1 फरवरी से जयपुर से अयोध्या के लिए विशेष फ्लाइट शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 21 जनवरी को जयपुर से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन और हवाई सेवा संचालन करने का ऐलान किया था। भजनलाल सरकार के प्रयासों के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर सहमति मिलने के बाद 1 फरवरी से हवाई सेवा की शुरुआत की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश किया। उनके बजट पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट 2024 से राजस्थान को कोई सौगात नहीं मिली। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ धर्म पर राजनीति करना आता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक CSR पहल के अपने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की शुरुआत की। पूरे राजस्थान में 64 स्थानों पर आयोजित ग्रामीण और जिला स्तरीय टूर्नामेंट के बाद इस टूर्नामेंट का जयपुर के SSM स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। 31 जनवरी की देर शाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं आज सुबह से ही बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर समेत अन्य शहरों में भी जमकर बादल बरसे। वहीं हम आपको बता दें कि अलवर में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं शाम होते होते तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। बाकी जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।